कंप्लीट करेंगे। और आज बड़े ही हम इम्पॉर्टेंट पर्सन यानी गोस्वामी तुलसीदास जी को रीड करेंगे, जिनकी की 500 यानी 500वीं बर्थ एनिवर्सरी अभी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है चित्रकूट में। एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनके बारे में हम कितनी ही इनकी तारीफ़ करें कम है। इतने हम्बल पर्सनैलिटी हैं, इतने गुणों की खान है गोस्वामी तुलसीदास जी कि आप इनसे जितना सीखें उतना कम है। तो रिसेंटली जब 500th भी बर्थ एनिवर्सरी थी तो बताया जाता है कि भाई ये उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट और राजापुर विलेज में बॉर्न हुए थे। इनका रियल नाम गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं था, रियल नाम इनका राम बोला दुबे था। क्या था? राम बोला दुबे। फादर इनके क्या थे? आत्माराम थे। मदर का नाम क्या था? हुलासी था। फादर का नाम क्या था? आत्माराम। माता का नाम क्या है? हुलासी है। इनके टीचर थे श्री नरहरि दास जी। ठीक है जी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इनके की कंट्रीब्यूशन क्या है और वो आज भी क्या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस रखते हैं। बहुत रखते हैं। देखो, लिटरेरी अगर कंट्रीब्यूशन इनका सबसे बड़ा पढ़ा जाए तो वो है रामचरितमानस इनके द्वारा जो लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एट अस्सी वाराणसी। अवधी डायलेक्ट में, हिंदी में इन्होंने लिखा था। ठीक है। तो रामचरितमानस इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में भी लिखा गया है। इसके अलावा इन्होंने विनय पत्रिका है, कवितावली है, ब्रज भाषा में हिंदी में कंपोज करी है। इनके द्वारा और भी पुस्तकें हैं, गीतावली है, दोहावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, हनुमान चालीसा जो हम सभी पढ़ते हैं। ये सारी की सारी किताबें लिखी गई हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। भक्ति मूवमेंट की बात करें तो तुलसीदास जी बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे हैं, फिलॉसफर रहे हैं रामानंदी संप्रदाय के, जो जगत गुरु रामानंदाचार्य को लिनिएज से आए हैं। ये एक वैष्णवा हिंदू सेंट हैं। ठीक है। कैसे सेंट है ये? वैष्णवा हिंदू सेंट हैं और पोएट हैं ये सगुण भक्ति ट्रेडिशन के। रेनाउंड ये किस चीज़ के हैं? फॉर हिज डिवोशन टू द लॉर्ड रामा। सगुण भक्ति ट्रेडिशन की बात की जाए तो वर्शिप करते हैं ये डीटीज़ की, लाइक शिवा हैं, विष्णु हैं, अवतार्स हैं, गॉडेसेस हैं, जो ऑफन हमारे एंथोमॉर्फिक फॉर्म्स में रहती हैं। अच्छा, इनका विश्वास जो है वो निर्गुण में भी है। कैसे बिलीव करते थे? ये बात करते थे कि जो परमात्मा है वो निराकार फॉर्म में है। निर्गुण भक्ति करते थे ये फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस और एब्स्ट्रैक्ट गॉड की बात करते थे। ये सगुण्स को अपोज करते थे। सॉरी, सगुण्स आर नॉट अपोज टू ईच अदर, सगुना, बल्कि ये कहते थे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, है ना। ऐसे करके ये तुलसीदास जी समझाते थे। फिर इन्होंने ना रीजनल डायलेक्ट्स को भी प्रमोट किया। सगुण भक्ति वाले आप समझते हैं ना, जो लोग मूर्ति पूजन करते हैं, तो उन्होंने दोनों को समझाते हुए समझाया था ये सारी बातें। ठीक है। प्रमोशन की बात करते हैं अब हम। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ना अवधी और ब्रज भाषा का भी मेजर वर्क जो है वो यूज़ किया गया इन द प्रमोशन ऑफ दीज डायलेक्ट्स। और टेंपल बिल्डिंग भी की गई है, जैसे संकट मोचन टेंपल हैं जो डेडिकेटेड है लॉर्ड हनुमान को वाराणसी में। रामलीला की बात करें तो ट्रेडिशनल थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है रामायणा की। तुलसीदास जी रामचरितमानस जो बेस्ड है उनके द्वारा लिखी गई हैं। अच्छा, ये स्टार्ट जो हुई हैं कब हुई हैं? बाय द डिसाइपल ऑफ तुलसीदास आफ्टर हिज डेथ। रामलीला की जो परफॉर्मेंस आप रामायणा के टाइम पे देखते हैं ना, तो वो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसी से ली जाती है। ठीक है ना। तो उनकी डेथ के बाद से ये उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने रामलीला में शुरू कर दिया था वो डिपिक्ट करना के लिए। अच्छा, एक सेक्ट ऑफ हिस्टोरियन है जिनका बिलीव है फर्स्ट पर्सन टू हैव स्टार्टेड ट्रेडिशन, जो रामलीला का हम देखते हैं ना जगह जगह। अभी देखो आने ही वाला अक्टूबर का महीना आप देखेंगे रामलीला, बल्कि सितंबर से शुरू हो जाएगा, जैसे नवरात्रि शुरू होता है ना। तो क्योंकि दशहरा आता है फिर 2 अक्टूबर को है, तो मेगा भागत करके एक ना उन्होंने शुरू किया था पहली बार ऐसे रामलीला के कई सारे कार्यक्रम, प्रोग्राम्स वगैरह, जो स्टूडेंट थे बेसिकली। आपके तुलसीदास जी 1625 में स्टूडेंट होते थे। दूसरे भी सेक्ट हैं, उन्होंने भी शुरू करा। रामनगर है ना बनारस में अराउंड 1200 से 1500 कॉमन एरा में। अच्छा, जो रामलीला का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यूनेस्को वालों को बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने इसको डाल दिया रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी।
ठीक है। टीचिंग्स की बात करें तो तुलसीदास जी की टीचिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज भी बड़ी रेलेवेंस है। अगर आपने नवविधि भक्ति के बारे में सुना हो या नवदा भक्ति के बारे में जिसको हम बोलते हैं, यानी 9 काइंड्स ऑफ डिवोशंस को अगर हम देखते हैं तो वो हम कहाँ से सीखते हैं? तुलसीदास जी से सीखते हैं। लाइक इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स लाइक कीप कंपनी ऑफ सेंट्स एंड डिवोटिस, डीप इंटरेस्ट लेना लॉर्ड लाइफ में, सर्व द गुरु, ये सारी बातें। सोशल कंसर्न्स की माने तो ही प्रपोंडेड 2 प्रिंसिपल्स जिन्होंने सोशल इंटीग्रेशन और जनरल एक्सेप्टेबिलिटी उनके कामों को प्रमोट करा है। सोशल इक्वलिटी की बात करें तो डिवोशन नॉट बर्थ मेक्स वन डियर टू लॉर्ड रामा। हमेशा से तुलसीदास जी कास्ट सिस्टम को बहुत गलत मानते थे, बल्कि उन्होंने कहा कि क्यों किसी के कास्ट और क्वेश्चन पर आप सवाल ही क्यों उठा रहे हो, सीधा भगवान से क्यों नहीं जुड़ते हो आप? इफ़ यू डिवोट योर सेल्फ टू गॉड यू बिलोंग टू हिम। आप बेसिकली किसको बिलोंग करते हैं? परमात्मा को बिलोंग करते हैं आप, तो आप सीधा उनसे बात करिए, है ना, आप सीधा उस परमात्मा का ही रूप मानिए। समझ रहे हो आगे की बात? चलो करते हैं फिर। अब इसके बाद आया यूनिटी ऑफ शैविज्म की बात करते हैं हम, और साथ में वैष्णविज्म की बात करते हैं कि इन्होंने शैविज्म एंड वैष्णविज्म को यूनाइट करने की बात करी। इन्होंने शिव और राम को भी एक ही माना, है ना, फॉर्मलेस राम को माना, अद्वैत आइडिया को माना। लाइक अडॉप्टेड मोनोइज्म, अद्वैत सिस्टम को मानते थे जिसमें सुप्रीम रियलिटी जो है वो फॉर्मलेस है, प्रॉपर्टी लेस है। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ रामा को विदाउट बॉडी अडॉप्ट करा एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ मोनोइज्म, है ना, विदाउट अ बॉडी कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा कि आप समझो, और मोनोइज्म एक परमात्मा के हम सभी बालक हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तुलसीदास जी द्वारा अडॉप्ट किया गया था, अद्वैत सिस्टम। ऑन टैक्सेशन की बात करें तो सन जो ड्रॉ करता है पानी, वो अर्थ से ड्रॉ करता है, फिर क्लाउड बनते हैं, फिर वापस वो जब अर्थ पे गिराता है तो बारिश करता है ना, उससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो टैक्स सिस्टम भी शुड ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा तुलसीदास जी का कहना रहा है जो हमने रामचरितमानस से सीखा है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं इनका जीवन जो है, तुलसीदास जी का जो लाइफ है, वर्क है, वो रिफ्लेक्ट करता है एसेंस ऑफ डिवोशन। बहुत सारे डिवोशन की बात करता है, ह्यूमिलिटी, सोशल हार्मनी की बात करता है ना, इक्वलिटी, यूनिटी की बात करता है, ताकि वो जीवन भर सारे ही लोगों को इंस्पायर करता रहे। तो परमात्मा को हर डिवीज़न से सबसे ऊपर मानना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, मॉरल गाइडेंस की तरफ बढ़ना है, कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के समय पर कौन कौन से लोग थे उनके बारे में भी जिक्र किया हुआ है कि शेख अहमद है सिरहिंदी में, गुरु नानक जी का टाइम भी है, एम्परर अकबर भी हैं, सूरदास हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे, पुरंदरदास हैं, तुकाराम जी हैं, संत एकनाथ, मीराबाई जी, सूरदास जी, ऐसे कई सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ बात करते हैं 100 ईयर्स ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में कि 2025 में, क्योंकि 1925 में हुआ था, 2025 में 100 साल हो गए, यानी सेंटेनरी ईयर ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ट्रेन एक्शन क्यों लिया गया? एग्जीक्यूटेड ऑन August 9, 1925 एट काकोरी विलेज नियर योर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और इसमें ना 10 रिवोल्यूशनरीज थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए, ताकि सीज कर दिया जाए कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन रेलवे। अच्छा, इन्होंने दिस स्टॉप द 8 डाउन ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम शाहजहाँपुर टू लखनऊ नियर काकोरी स्टेशन, जो कि क्या करते थे, अपने ट्रेजरी फंड को ट्रांसफ़र करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, इंटेंडेड फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लखनऊ। की लीडर्स की बात करें काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर, तो याद रखना आप, एक तो 8 डाउन ट्रेन का नाम याद रखना है कि 8 डाउन ट्रेन ट्रैवल कर रही थी शाहजहाँपुर से लखनऊ तक, काकोरी स्टेशन के नियर वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया, वहीं से खूब सारा फंड वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को लखनऊ में, ठीक है ना। की लीडर्स जो इससे रिस्पॉन्सिबल थे काकोरी ट्रेन एक्शन में, वो कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, लशफुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, ये सारे के सारे लीडर्स थे। इवन चंद जो शेखर हमारे आज़ाद हैं, उन्होंने कॉन्टिन्यू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करी पूरे भारत में जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई। पुलिस के इनकाउंटर में उनको मारा गया था इलाहाबाद में 1931 में एल्फ्रेड पार्क के अंदर। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, इस इंसिडेंस का असर क्या पड़ा अगर हम देखें तो इस इंसिडेंस का सबसे बड़ा असर पड़ा ब्रिटिश रिएक्शन कि एक मैसिव मैन हंट शुरू हो गया विद ओवर 2 डज़न अरेस्ट। सोचो आप,
दर्जनों भर अरेस्ट हुए, पूरा मंथ में 40 एक्यूज किए गए, इंक्लूडिंग जो सिंपथाइज भी कर रहे थे ना, सहानुभूति भी दिखा रहे थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। काकोरी कंस्पिरेसी केस का ट्रायल चला, 28 एक्टिव मेंबर्स को चार्ज लगाया गया, रॉबरी कॉन्स्पिरेसी, मेंस लॉफ्टर और वेजिंग वॉर के चलते। इससे और केस, मतलब आप सोचो डेथ सेंटेंस मिला था यहाँ पर राज प्रसाद बिस्मिल को, अशफुल्ला खान जी को, राजेंद्र लहरी को, ठाकुर रोशन सिंह, सबको डेथ का सेंटेंस दिया गया था। और प्रिजनर प्रोटेस्ट क्या है, रिवोल्यूशनरीज ने डिफरेंट जेल्स में भेजा ताकि हंगर स्ट्राइक्स को अंडरटूक करने के लिए, ताकि जेल कंडीशंस के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, और डिमांड किया गया पॉलिटिकल प्रिजनर स्टेटस। ठीक है जी। अच्छा, इसका क्या इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर रिवोल्यूशनरीज। यानी देखो, करेज प्लस डिफेंस प्लस आपका अल्टीमेट सेक्रीफाइस जो काकोरी मार्टियर्स का था, वो बहुत सारे नई जनरेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज को इंस्पायर करता है। भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु हैं, है ना। फिर नेशनल यूनिटी की बात करें तो जो ये इंसिडेंट था, इसने कई सारे डाइवर्स रिलीजन से, रीजनल बैकग्राउंड से निकल कर आए। लीडर्स अशफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल एक सेकुलर नेचर के थे। फिर पब्लिक अवेयरनेस की बात की जाए तो हाई प्रोफाइल ट्रायल, सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन किया गया, नेशनल अटेंशन डाली गई, हार्शनेस जो ब्रिटिश रूल की थी वो पता चली। समझ रहे हो, ये सब पता चला था। नेशनल यूनिटी सबसे बड़ा फैक्टर था, लगा लो आप। बहुत बड़ा, रिवोल्यूशनरीज ने इतना ज़्यादा डाइवर्स रिलीजन और रीजन के ग्रुप्स को, इतना बैकग्राउंड्स को इतना यूनाइट कर दिया था इस केस ने कि मतलब आप समझ लो पूरा देश एक साथ आ गया था उठ के। फिर शिफ्ट टूवर्ड डायरेक्ट एक्शन की बात हुई। पहले हम पीछे पीछे से लड़ते थे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट लिमिटेड नहीं रखे, फिर डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया था। रिवोल्यूशनरी स्पिरिट एंड लेगेसी में आप मानो या ना मानो, लेकिन काकोरी केस ने ब्रेवरी और इंडियन रिवोल्यूशनरी की इनजेन्युइनिटी को तो दिखाया ही है। बोल्ड असर्शन, मतलब आप समझो इंडिया का राइट टू फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन का ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोगों का सेक्रीफाइस हुआ है, हमारे जवानों का रिजिलियंस था। रीऑर्गेनाइजेशन एचआरए की बात की जाए तो जो फाउंडर्स थे ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के, उन्होंने 1928 में इसको रीऑर्गेनाइज करके बना दिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन को, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो एचआरए में समझ गए, एचआरए 1924 में आई थी, के द्वारा बनाई गई थी राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा। बेसिक इसका प्रिंसिपल था फेडरल रिपब्लिक टू द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना। फिर एचएसआरए में क्या था, फाउंड हुआ ये 1928 में दिल्ली के अंदर, फिरोज शाह कोटला के अंदर इमर्ज हुआ फ्रॉम एचआरए ओनली। ग्रुप आइडियोलॉजी से शिफ्ट होकर अब सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की तरफ बढ़ रहा है। इसको रिवोल्यूशनरी द्वारा बनाया गया, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव ठाकुर, इनके द्वारा बनाया गया। अच्छा, काकोरी का जो ट्रेन एक्शन है ये स्पेसिफिक प्लेस लेता है इन द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि ये खाली चैलेंज नहीं कर रहा है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के आपके इकोनॉमिक फाउंडेशन को, बल्कि ये आइडियोलॉजिकल प्लस ऑर्गेनाइजेशनल शिफ्ट भी दिखा रहा है टुवर्ड्स रिवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ रेजिस्टेंस। और ये इंस्पायर करता है एचएसआरए को, भगत सिंह को फिगर दिखाता है, कॉन्टिन्यू आर्म्ड स्ट्रगल की बात करता है एज अ पैरेलल स्टैंड टू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता चला गया। तो काकोरी ट्रेन एक्शन ने इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में बहुत सारे रंग भर दिए। हमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से निजात मिले, उसके लिए इन्होंने अपना कितना सेक्रीफाइस किया है। चाहे वो इन्फ्लुएंशियल फिगर भगत सिंह रहे हों, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, इतनी सारी फिगर्स थी, किस किस का नाम लूँ मैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। तो प्रेसिडेंट ने 127 गैलेंट्री अवार्ड्स को 40 सर्विसेज के अंदर 79th इंडिपेंडेंस डे, जब हमारा 15 अगस्त 2025 था, उस दिन गैलेंट्री अवार्ड बांटे हैं, अप्रूव करे हैं। गैलेंट्री अवार्ड का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने बड़ी ब्रेवरी दिखाई हो, जिसके सेल्फ सेक्रीफाइस को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है ड्यूरिंग वॉर टाइम एंड पीस टाइम। तो इसको कन्फर्ट किसी द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, जो कि सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस का। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेसिकली इन्वाइट करा है रिकमेंडेशन ट्वाइस अ ईयर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, और ये अनाउंस ट्वाइस इन अ ईयर किया जाता है, फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे और देन उसके बाद इंडिपेंडेंस डे पे गैलेंट्री अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है। हिस्ट्री गैलेंट्री अवार्ड की क्या रही है, इसमें आपको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 से ही इसको लेकर आया गया था, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट किया गया था। अशोक चक्र क्लास फर्स्ट को दिया जाता है, सेकंड जो अशोका चक्र क्लास सेकंड, फिर अशोका चक्र क्लास थर्ड, ऐसे ऐसे इसको 52 में डाया गया। रीनेम इसको बाद में किया गया था अशोक चक्र क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड को अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है,
इसका बेनिफिट क्या होता है? मॉनेटरी अलाउंस मिलते हैं, ट्रैवल कंसेशन मिलता है, कुछ दूसरे बेनिफिट मिलते हैं। अवार्ड तो अवार्ड है। अच्छा, गैलेंट्री अवार्ड के लिए क्राइटेरिया बेनिफिट क्या होता है? वॉर टाइम में जो दिया जा रहा है ना, मान लो एनिमी की प्रेजेंस में, लैंड सी एयर में, आप वॉर टाइम में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र भारत का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, सिमिलर टू ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई नेवल हो, मिलिट्री हो, एयर रिजर्व, टेरिटोरियल फोर्सेज हो, मेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, इन सभी को दिया जाता है। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री है, वीर चक्र थर्ड है। पीस टाइम के लिए यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है करेजियस एक्शंस पे। अशोक चक्र है तो इसको पीस टाइम के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र यहाँ पर महावीर चक्र के इक्विवेलेंट इनको आर्म फोर्सेस रिजर्व में, टेरिटोरियल नर्सिंग वगैरह में दिया जाता है। अब देखो, हर सब्सिक्वेंट एक्ट ऑफ सिमिलर ब्रेवरी में रेसिपेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अ बार टू द रिस्पेक्टिव चक्रा। और सभी के सभी गैलेंट्री अवार्ड्स कब दिए जाते हैं? मे बी अवार्डेड पोस्टुमसली, यानी कि डेथ के बाद। परम जो विशिष्ट सेवा मेडल है ना, वो बहुत ही एक्सेप्शनल में दी जाती है। आपने बहुत ज़बरदस्त सेवा निभाई है तब आपको डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड है, विशिष्ट है, विशिष्ट सेवा मेडल है, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल है, यहाँ पर युद्ध सेवा मेडल है। सेना नौसेना अवार्डेड फॉर बोथ करेजियस एक्ट एज वेल एज सेना के मेडल ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की यहाँ पर बात की जाए तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया इंडियाज़ बिड टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और प्रपोज यहाँ पर एक होस्ट सिटी के रूप में इसको अहमदाबाद में किया है आफ्टर द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अप्रूवल। तो कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है? मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, ये हर 4 साल में होता है अमंग कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। तो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, फिर दिल्ली में 2010 में। अर्लियर जो नेम थे कॉमनवेल्थ गेम्स के वो क्या थे? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सारे के सारे गेम्स लड़े गए। किंग जॉर्ज 6 जो है पहला हेड था कॉमनवेल्थ का। और जेनेसिस की बात करें तो 1926 के कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन और डोमिनियंस ने एग्री करा कि सभी मेंबर्स कम्युनिटी के इक्वल है विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। फिर इनको एलिगेंस लगा टू द ब्रिटिश किंग वगैरह पे लगाया गया। इसके मेंबर कितने याद रखना? 56 मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और सभी जगह फैले हुए हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका में। लास्ट 2 कंट्री जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है वो गैबन एंड टोगो। 2022 में पेपर में आ सकता है आपका सवाल कि लास्ट 2 कंट्रीज़ का नाम बताओ जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है। डैट इज़ गैबन एंड टोगो ने ज्वाइन करा है। फिर अडॉप्शन हुआ लंदन डिक्लेरेशन का 1949 में। फिर यहाँ पे कुछ ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, सभी मेजर मेंबर गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट करते हैं, ये है ना। कॉमन सेक्रेटेरिएट है कॉमनवेल्थ के, 1965 में क्रिएट हुआ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात की जाए तो 1927 में ये इस्टेब्लिश हुए सर दौलतजी टाटा द्वारा, डॉक्टर ए.जी. नोहरन द्वारा। और ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर दी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 द्वारा इनको बनाया गया है। 32 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडेड बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम शॉर्ट्स की बात करते हैं तो विट्ठल भाई पटेल की बात करते हैं। जितने भी इंडियन स्पीकर कॉन्फ्रेंस थे उन्होंने कमोमोरेट करा और 100 ईयर्स बेसिकली कंप्लीशन हुए हैं। विट्ठल भाई पटेल जो कि फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, अगस्त 1925 में ऐसा किया गया था। विट्ठल भाई पटेल जी देखिए ये हैं हमारे, 1873 में पैदा हुए, 1933 में इनकी डेथ हो गई थी। बॉर्न हुए ये नादियाद गुजरात में अंदर, और एल्डर ब्रदर हैं ये, बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के। बड़े ज़बरदस्त ये एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर, लॉयर एंड सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। इन्होंने डिवोट किया है हिमसेल्फ टू ब्रिंगिंग अबाउट बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म सक्सेसफुली। ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। इलेक्ट किया गया इनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1918 में। स्वराज पार्टी की बात करें तो को फाउंडेड द स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी, 1928। मेयर रह चुके हैं ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 1923 से लेकर 1925 तक। नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 की बात की जाए तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस किया जा रहा है। 1954 में इस्टेब्लिश किया गया। गवर्नमेंट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको हर साल देते हैं। फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, दादा भाई साहेब फाल्के अवार्ड, ये सारे दिए जाते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड है भारतीय सिनेमा का।
बहुत ही आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया हो, ग्रोथ किया हो, डेवलपमेंट किया हो, तब दिया जाता है। 1969 में इसको लगाया गया था। और हु डायरेक्टेड? राजा जो हरिश्चंद्र है ना 1913 में, उनको सबसे पहले दिया गया था दादा भाई सेल पाल के। पहली ये फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म थी, ठीक है। इस अवार्ड में स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस दिए जाते हैं, मेडेलियन में शॉल दी जाती है और 10 लाख का कैश प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। कैटेगरी इसकी क्या है? बेस्ट फीचर फिल्म हो, बेस्ट डायरेक्शन में बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, सब में ये अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखो, 2023 के अनाउंस अभी किए गए हैं, ठीक है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गाइस आज के लिए गाइस इतना ही, ठीक है। कल मिलेंगे, तो हैव अ नाइस डे।